देश में गेहूं की महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंगलवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 3065 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अगर आप इसी बाजार में 1 किलो गेहूं खरीदने जाएं तो उसकी कीमत अब 30 रुपये से ज़्यादा होगी। समझ लिए आटा कितने का होगा। इतिहास में इतना महंगा गेहूं कभी नहीं बिका। पिछले 1 साल के दौरान दिल्ली में गेहूं की कीमत करीब 40% बढ़ गई। सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक 6 साल के निचले स्तर पर लुढ़क गया। केंद्रीय पूल में अगर आप देखें तो 171 लाख टन के आसपास गेहूं अभी बचा हुआ है। गेहूं महंगा हुआ तो आटा महंगा, मैदा महंगी, सूजी महंगी, सारे उत्पाद महंगे हो गए। सर, गेहूं की महंगाई गले इसलिए नहीं उतरती है क्योंकि नई फसल आने वाली है। हर रोज अखबार में खबरें छप रही हैं कि फसल बेहतर है, गेहूं का ज़्यादा उत्पादन होगा। ज़्यादा उत्पादन होगा, फसल बेहतर है, उसके बाद भी गेहूं की महंगाई। ये भारत की में खासतौर से अनाजों की महंगाई को लेकर एक बिल्कुल नया और बदला हुआ परिदृश्य है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। रिजर्व बैंक या बाकी एजेंसियां भी इसे करीब से देख रही हैं। हमने ये पहली बार देखा इस साल 2022 और 23 में कि दोनों प्रमुख फसलों के चक्र के दौरान उत्पादन आने के बावजूद उसकी प्रमुख फसल की, खरीफ फसल की चक्र थी की प्रमुख फसल है धान या चावल, और गेहूँ रबी की जो प्रमुख फसल है, दोनों की कीमतों में गिरावट नहीं आई। यानी बाजार के अंदर एक बेहद मजबूत महंगाई की अंतर्धारणा बनी हुई है। सरकार भी नवंबर से लगातार कह तो ये रही है कि ओपन मार्केट में सेल किया जाएगा, अनाज छोड़ा जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं छोड़ा। और अब हम जब देख रहे हैं तो हम नई रबी की फसल की आवक सामने होते देख रहे हैं। बाजार रबी के उत्पादन के अनुमान खराब नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि जिस तरीके की सर्दी पड़ी है दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर जनवरी के शुरुआती सप्ताह तक, ये रबी की फसल के लिए और अच्छी है। यानी गेहूं का उत्पादन पिछले साल से बेहतर होने की संभावना है। इसके बाद भी शायद सरकारी अनाज भंडारों में गेहूं कम होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें ऊंची होने के कारण भारतीय बाजार में गेहूं की कीमत बुरी तरह बढ़ी हुई है। और अब इसका असर हमें खाद्य महंगाई के एक नए चक्र के रूप में सामने आएगा, जिस पर हम आगे बात करेंगे, जब महंगाई के ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे कि महंगाई का ढांचा कितना जटिल होकर बदला है पिछले सिर्फ 2 महीने के भीतर भारत में। तो यहां से अब जहां पर कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी वो खाद्य उत्पादों में, ब्रेड, बिस्किट और जो गेहूं से बनने वाले उत्पाद हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। और आप ध्यान रखें कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, यानी खुदरा महंगाई और थोक महंगाई, दोनों में भारत में अनाजों की महंगाई लंबे समय से दहाई के अंकों में बनी हुई है। और अनाज, जब भी सीरियल की इन्फ्लेशन, बुनियादी खाद्य महंगाई का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अनाजों की महंगाई दोहरी डिजिट में होती है, तो महंगाई कम होने की कोई सूरत बनती नहीं दिखाई देती। फसलों की महंगाई जरूर एक ऐसी राहत की बात होती थी कि जब फसलें आती थी तो कीमतें कम होती थी, पर इस बार वो डिमांड सप्लाई का जो चक्र है जिससे कि महंगाई कम होती थी वो पलट गया है। अच्छा अच्छी फसल के बाद भी कीमतें नीचे जाने को तैयार नहीं है। सर, कोई समाधान और है? ठीक है, ये तो है, खाद्य महंगाई को अंकुश करने का, लगाम लगाने का कोई और समाधान है सरकार के पास? सरकार ने, ऐसा मान सकते हैं आपकी सरकार ने पिछले साल जहां से गेहूं का एक्सपोर्ट खोला और फिर उसे वापस लिया, वहां से खाद्य प्रबंधन सरकार के हाथ से फिसलना शुरू हुआ। और अभी भी सरकारी अनाज भंडार में गेहूं है या मौजूद है। सरकार शायद बाजार में कीमतों और बाकी चीज़ों को देखते हुए उसे जारी नहीं करना चाहती है फिलहाल। सिर्फ एक और अन्य रास्ता है इम्पोर्ट का। लेकिन एक बार जब खाद्य कीमतों में तेजी बन जाती है, महंगाई की अंतर्धारणा बन जाती, तो उसे तोड़ पाना मुश्किल होता है। और इसलिए शायद हमें अगले 2-3 महीनों तक खाद्य महंगाई के उन स्तरों को देखना होगा। और कुछ और भी एलिमेंट हैं जिन पर हम आगे बात करते हैं खाद्य महंगाई के। चलिए, रोटी की बात हो गई, अब आते हैं कपड़े पर। कपड़ों की महंगाई भी सर लगातार चुनौती बनी है। पिछले 9 महीने से लगातार जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसके ऊपर नंबर बना हुआ है कपड़ों की महंगाई का। यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ क्या दिक्कत आ गई? कपड़ों की महंगाई में भी अगर आप फुटवियर और गारमेंट्स की महंगाई देखें तो वो भी 8 से 9% के आसपास के ऊपर बनी हुई। जब हम 8 से 9% की बात कहते हैं तो इसका मतलब ये कि जो रिजर्व बैंक की महंगाई दर है, जो सहनीय स्तर है 7%, उससे ऊपर जो महंगाई है वो महंगाई खराब है, परेशान करने वाली है। जब आरबीआई ने कल कहा था कि कोर इन्फ्लेशन भारत की सबसे बड़ी चुनौती है, तो उसका इशारा इस महंगाई की तरफ था। कपड़ों की महंगाई बढ़ना एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कपड़ों में कहीं इंपोर्ट का कंटेंट नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के तौर पे हैं। 2 चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। एक तो कपास के उत्पादन में कमी, जो कि इस साल थोड़ा बेहतर है, लेकिन अगर पिछले स्तरों से देखें तो कपास के उत्पादन में जो कमी आई कॉटन में, उसकी वजह से। लेकिन कॉटन के अलावा भी टैक्सेशन के कारण, बहुत सारी अन्य गतिविधियों के कारण और बाजार में मंदी के कारण, उत्पादन कम होने के कारण कंपनियों ने
उत्पादों की कीमतें और कपड़ों और गारमेंट्स की कीमतें बढ़ाई हैं। तो रोटी के बाद कपड़ा दूसरा बड़ा सेगमेंट है जिसमें हमने इतने लंबे समय के बाद 8% से ऊपर 9% के आसपास की महंगाई देखी है। और ये भी महंगाई जिद्दी महंगाई है। एक बार कपड़े की कीमतें बढ़ने के बाद उन्हें नीचे आने की गुंजाइश उनमें कम दिखाई देती है। चलिए अब तीसरी बात करते हैं। रोटी की बात हो गई, कपड़े की महंगाई बात हो गई, अब बात करते हैं मकान की। अर्थव्यवस्था के एक और कोने से निकल रही महंगाई रिजर्व बैंक की चिंता बढ़ा सकता है। घरों की कीमतें बढ़ने के बाद अब देश में कई शहरों में घरों के किराए भी बढ़ रहे हैं, जिस वजह से महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दिसंबर के दौरान घरों के किराए की महंगाई 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। रिटेल महंगाई में घरों के किराए की हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा है। सर, घरों की महंगाई अचानक क्यों फूट पड़ी? ये नई एंट्री है महंगाई में, तो इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान तीनों हिस्से पूरे हो जाते हैं। किराए की महंगाई आमतौर पर हमने कोविड के दौरान और कोविड से पहले से भी, से 2019 के से लेकर और 2021 तक रेंट्स की महंगाई में उतनी बढ़ोतरी नहीं देखी थी, किराए उतने नहीं बढ़े थे, बल्कि हमने कोविड के दौरान इसमें एक किस्म का डिफ्लेशन देखा था, क्योंकि मकान खाली थे, लोग लॉकडाउन के दौरान शहर छोड़कर गांव चले गए थे। पर अब किराए की महंगाई बढ़ना शुरू हुई। 4.47% की बढ़ोतरी हमने दिसंबर में हाउसिंग इन्फ्लेशन में भारत में देखी है, जो थोड़ी चौंकाने वाली है। और कई जगह कई सारे बड़े शहरों में तो किराए 10 से 20% तक, 25% तक बढ़े। 10% के आसपास किराए में 10 से 15% के आसपास की किराए में बढ़ोतरी सामान्य रूप से सारे नगरीय इलाकों में दिखाई दे रही है। इसकी दो बड़ी वजहें दिख रही हैं। एक वजह तो ये दिख रही है कि जो ओवरऑल हाउसिंग मार्केट में इन्फ्लेशन है, जिसके कारण हमें बने हुए मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देती है, और उस असर से भी बाजार में कीमतें बढ़ती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अब लोग वापस काम के लिए लौटने लगे हैं, लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं और अब वापस मकानों में लोग रहने आने लगे हैं, और इसके बाद मकान मालिकों को या ये जो हाउस रेंट का बाजार है उसे कीमत बढ़ाने का मौका मिला है। इस बीच में सप्लाई भी प्रिपेयर नहीं हुई थी, क्योंकि मकानों की कमी भी थी, किराए के मकानों की थोड़ी कमी भी थी, वो सप्लाई भी शॉर्ट है, और इसलिए अब लोग वापस लौट रहे हैं। कमर्शियल स्पेस भी खुल रहे हैं, वर्क स्पेस में भी काम शुरू हो रहा है, और इस वजह से वो जो लौटती डिमांड है, उस डिमांड के साथ मकान के किराए की महंगाई भी हमारे सामने खड़ी हुई है, और इसलिए ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर इसमें आप हाउसिंग प्राइसेस की कीमत जोड़ लें, जो कि आरबीआई हाउसिंग प्राइस इंडेक्स देता है, आरबीआई का एक हाउस प्राइस इंडेक्स है जो आरबीआई होम सेल्स की बिक्री के आधार पर तैयार करता है, और इसमें 7 प्रमुख शहर शामिल किए जाते हैं, 7 प्रमुख रीजन शामिल किए जाते हैं आरबीआई के। कोलकाता, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर। वो भी बता रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान और अन्य दूसरी रिपोर्ट भी बता रही हैं कि मकानों की कीमतें 7 से 10% बढ़ी हैं। बढ़िया। सर, एक और बुनियादी सवाल कि ये जो महंगाई है ये स्ट्रक्चरल हो गई है, ढांचागत हो गई है, जो लंबे समय तक टिकेगी, जिद्दी है, या मौसमी है? सीजन बदलेगा, मौसम बदलेगा, महंगाई चली जाएगी? शुभम, जैसा बता दें, भारत की महंगाई उतनी सहज और स्पष्ट रूप से समझने वाली नहीं होती, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्थानीय और कई सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो हम खाद्य महंगाई में एक नया वर्ग उभरता देख रहे हैं। खाद्य महंगाई के 2 हिस्से हैं। खाद्य महंगाई का एक हिस्सा पेरिशेबल कमोडिटीज़ का है, यानी जो जल्दी खराब हो जाने वाली कमोडिटीज़ हैं, और एक हिस्सा नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज़ का है, यानी जो लंबे समय तक खराब नहीं होने वाली। तो पेरिशेबल कमोडिटीज़ में आप सब्जी, फल को रख लीजिए, और नॉन पेरिशेबल में अनाज, दूध के उत्पाद, मिल्क, बने हुए सामान, स्नैक्स, स्पाइसेस हैं। और नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज़ का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हिस्सा 36.9% है, जबकि पेरिशेबल का हिस्सा केवल 8.9% है। तो इसलिए भारत की खाद्य महंगाई के भीतर जो लंबे समय तक टिकाऊ रहने वाली चीज़ें हैं, जिनकी कीमतें स्थायी रूप से प्रभावित होती, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसलिए आप ध्यान दे के देखें तो भारत में जो नॉन पेरिशेबल फूड इन्फ्लेशन है वो 29 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। जबकि जैसा शुभम ने आपको शुरुआत में बताया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन की जो सुर्खियां बताती हैं कि भारत में महंगाई की दर में गिरावट आई है, तो जो नॉन पेरिशेबल कमोडिटी का चीज़ें हैं, जिनमें कि अनाज हैं, जिसमें स्पाइसेस हैं, जिसमें दूध के प्रोडक्ट हैं, इन सारी चीज़ों में महंगाई की दर 29 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है, 8.4% पर है। दूसरा पहलू ये कि भारत की ये जो ताज़ा महंगाई है शुभम, इस महंगाई में अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स का कोई योगदान नहीं है। ये पूरी की पूरी महंगाई नितांत घरेलू कारणों से निकल कर आ रही है। गेहूं की महंगाई में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का कोई योगदान नहीं है,
है। कपड़े की महंगाई में किसी अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी का योगदान नहीं, और मकानों की महंगाई में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर का योगदान नहीं है, क्योंकि सीमेंट, मिट्टी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही। ये ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा डिमांड सप्लाई का मिसमैच है उसका संतुलन बुरी तरह बिगड़ा है और इसे सुधरने में समय लगेगा। तीसरी बात, अब महंगाई जिन चीज़ों में बढ़ती दिखाई दे रही है वो पेरिशेबल से बाहर है। मैंने कहा उस पर ध्यान देना जरूरी है। सब्जियों की कीमतें ऊपर नीचे हो भी जाएंगी तो बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं वो जिद्दी किस्म की चीज़ें हैं। कपड़ों की कीमतें बढ़ने के बाद घटने की संभावना कम है। अनाज की कीमत में कितनी कमी होगी हमें देखना पड़ेगा नई फसल आने के बाद, क्योंकि खरीफ की फसल आने के बाद हमने धान और चावल की कीमतों में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखी, और बाकी स्पाइसेस देखें या बाकी दूध की कीमतें देखें तो इनकी कीमतों में एक बार बढ़ोतरी के बाद कमी होने की संभावना नहीं है। इसलिए फिर ध्यान दीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये क्यों कहा था कि हमें लंबी महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्यों उन्होंने कहा था कि भारत की कोर इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा जिद्दी है और वो क्यों बढ़ती रहेगी आने वाले समय में। और चौथी और सबसे आखिरी बात कि इस महंगाई में बढ़ोतरी के बाद भी हमें रूरल और अर्बन वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही, मजदूरी की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, लोगों की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। ये महंगाई का ताज़ा अपडेट है जो ठीक बजट के पहले हमारे पास उपलब्ध है। सोचिए फिर जिए तो जिए कैसे, जब रोटी कपड़ा मकान जो सबसे बुनियादी चीज़ है, अगर इसमें एक इंटरनेट और जोड़ लें और वो भी लगातार महंगा हो रहा है, तो जब ये सबसे बुनियादी चीज़ें ही इतनी महंगी हो रही हैं, ज़रूरत पर ही इतना खर्च हो जा रहा है, ज़रूरत का ही मुंह इतना बड़ा हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है और खर्चे होंगे कहाँ से, खपत सुधरेगी कहाँ से। बजट से पहले ये बड़ी चिंता, बड़ी चुनौती मानी जा सकती है।